गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, हम लोग चैप्टर कर रहे थे अर्थ मूवमेंट्स या भू संचलन, जिसमें हमने देखा था द मेन रीज़न फॉर द अर्थ मूवमेंट्स इज आर द एंडोजेनेटिक फोर्सेस विच ओरिजिनेट डीप विद इन द अर्थ। तो अंतर्जात बल जो है वो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। तो दीज आर द मेन रीज़न फॉर द अर्थ मूवमेंट्स। और हमने देखा था ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन में कि दो टाइप के जो बल होते हैं पृथ्वी के ऊपर जो वर्क करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं दे वर्क फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ, और उसकी वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन बिल्डिंग, प्लेटोज, प्लेन्स, जो भी लैंड फॉर्म्स होते हैं वो दीज आर फॉर्म ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है या बहिर्जात बल है वो समतल स्थापक बल होते हैं। यानी जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बने हैं उनको प्लेन एरिया में या प्लेन लैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या क्या आते हैं? वेदरिंग एंड इरोजन। फिर हमने देखा था कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो दो तरीके से मूवमेंट होता है उनमें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। और जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था, सडन मूवमेंट एंड डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स, आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी संचलन। डायस्ट्रोपिक मूवमेंट में हमने देखा था कि ये जो सडन मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही अचानक से मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल उसका देखा था हमने वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। और ये जो होते हैं उसकी वजह से सडन जो मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से अचानक से लैंड फॉर्म बन जाते हैं, जैसे क्रेटर और कोई भी लेक बन जाएगा। तो ये सडन मूवमेंट होते हैं। दूसरा था डायस्ट्रोपिक मूवमेंट, जो बहुत ही मंद गति से कार्य करते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो इट इज़ सीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत हज़ारों वर्षों बाद इनका जो प्रभाव होता है वो दिखाई देता है। डायस्ट्रोपिक मूवमेंट को भी हमने दो भागों में विभाजित किया था, महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट एंड ओरोजेनेटिक मूवमेंट। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, एपिरोज मीन्स महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, और जेनेसिस मतलब उसकी उत्पत्ति। तो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से महाद्वीपों का निर्माण या उसका चेंज होता है कुछ, और जिसमें हमने देखे थे अपवर्ड दो टाइप के मूवमेंट देखे थे एपिरोजेनेटिक मूवमेंट में, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो हमने देखा था अपवर्ड मूवमेंट की वजह से अपलिफ्टमेंट होता है या एमर्जेंस होता है। अपलिफ्टमेंट क्या था? दो कॉन्टिनेंट के बीच का हिस्सा अगर किसी रीजन से एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ऊपर उठ जाता है तो उसको अपलिफ्टमेंट कहा था। और एमर्जेंस मतलब कोई भी सी शोर के पास में कोई भी लैंड है वो अगर ऊपर उठ जाता है तो उसको एमर्जेंस कहा था। और दूसरा जो मूवमेंट था वो डाउनवर्ड मूवमेंट, हमने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी कहीं पे भी धंसाव होता है, फॉर एग्जांपल दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में अगर धंसाव होता है तो उसको हमने सबमर्जेंस बोला था। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। सो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट एंड ओरोजेनेटिक मूवमेंट। तो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक ओरोजेनेटिक मूवमेंट या पर्वतीय संचलन। ये डायग्राम भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन किया गया है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस को फिर से दो भागों में विभाजित किया है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस एंड सडन फोर्सेस। और बहिर्जात बल है उसमें डेन्यूडेशन या अनाच्छादन, उसमें दो प्रकार के होते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बहता जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंगे, इनकी वजह से इरोजन कैसे होता है उसको हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे।
फिर हमने डायस्ट्रोपिक फोर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एपिरोजेनेटिक फोर्स एंड ओरोजेनेटिक फोर्स। तो एपिरोजेनेटिक फोर्स का हमने देख लिया कि दो टाइप के, इसको दो प्रकार में विभाजित किया गया है, कि इसको वर्गों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में, अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, जिसमें हमने देखा एमर्जेंस एंड सबमर्जेंस, निर्गमन और निमज्जन। फिर अब हम देखेंगे ओरोजेनेटिक फोर्स, इसको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ओरोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ओरोज मीन्स पर्वत एंड जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ओरोज मीन्स माउंटेन एंड जेनेसिस मीन्स उसकी ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसे संक्षिप्त रूप में परिवर्तन बल या परिवर्तन भी कहते हैं। तो परिवर्तन बल के अंतर्गत बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल या टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। और यह बल जो है वो दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसे टेंशनल फोर्स कहते हैं, और जब एक डायरेक्शन में आमने सामने कार्य करता है तो उसे संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। तो माउंटेन बिल्डिंग या ओरोजेनेटिक फोर्स जो होता है उसके अंदर मेन फोर्स जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसमें भी दो प्रकार के होते हैं। या तो टेंशनल फोर्स होगा, तनाव वाला, अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं दोनों बल तो वो होगा टेंशनल फोर्स, जिसकी वजह से फ्रैक्चर या फॉल्ट्स बनते हैं। और अगर दोनों एक दिशा में कार्य कर रहे हैं या आमने सामने कार्य कर रहे हैं तो उसको संपीड़नात्मक बल बोलेंगे या कंप्रेशनल फोर्स, जिसकी वजह से चट्टानों में या धरातल में कहीं पे भी फोल्ड्स या वार्पिंग होती है, संवलन या वलन देखने को मिलते हैं। तो जो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट था उसमें क्या था? अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, अधोमुखी और ऊपरमुखी संचलन था। और जो पर्वतीय संचलन है या ओरोजेनेटिक मूवमेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। महादेशीय संचलन या एपिरोजेनेटिक मूवमेंट में वर्टिकल फोर्सेस काम करते हैं, और जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काम करते हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं ओरोजेनेटिक मूवमेंट को, कि ये दो प्रकार के बल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टेंशनल फोर्स है ना। तो जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश यानी फॉल्ट, दरार यानी फ्रैक्चर तथा चटकने यानी क्रैक्स पड़ जाते हैं। किसी भी चीज़ को हम खींचेंगे तो उसमें दरारें पड़ेंगी, तो उसको पृथ्वी के अंदर 3-4 जो टर्मिनोलॉजी है उनसे एक्सप्लेन किया गया है, फॉल्ट, फ्रैक्चर एंड क्रैक्स। और जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उससे संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल यानी कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? धरातल पे जो चट्टानें होती हैं उनमें संवलन या वार्पिंग होती है और वलन यानी फोल्ड्स पड़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्रस्टल बेंडिंग दो प्रकार की, जैसे मैंने आपको बताई, टेंशनल फोर्सेस की वजह से या तो क्रैक्स होंगे या फोल्डिंग होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्टल बेंडिंग, यानी जब कंप्रेशनल फोर्स लगता है तो बेंडिंग होती है चट्टानों में या धरातल में। तो उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? वार्पिंग एंड फोल्डिंग, संवलन और वलन। तो क्रस्टल बेंडिंग या भूपटलीय बंकन या मुड़ाव क्या है? जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। और यह मुड़ाव जो है या ये जो बेंडिंग है ये दो प्रकार की होती है, वार्पिंग एंड फोल्डिंग। और जो वार्पिंग होती है, संवलन होता है, वो भी क्या होती है? वो भी दो प्रकार की होती है, या तो अपवार्पिंग या डाउन वार्पिंग, उत्संवलन या अवसंवलन। तो ये सबसे पहले देखते हैं वार्पिंग होती क्या है।
तो वार्पिंग क्या होती है? जब कंप्रेशनल फोर्स या आमने सामने का जब बल या क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो पृथ्वी की या धरातलीय चट्टानों में एक मुड़ाव या बंकन आ जाता है, मोड़ आ जाता है, जिसको वार्प का नाम दिया गया है। और तो इसके कारण इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग अगर या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। तो जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे अपवार्प से कहते हैं या उत्संवलन कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तथा बेसिन या गड्ढे का निर्माण करता है तो उसे डाउनवार्प्स या अवसंवलन का नाम देते हैं। तो वार्पिंग जो है वो दो प्रकार की होगी, अपवार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग। अब हम देखते हैं फोल्ड्स या फोल्डिंग क्या होती है। वलन तो पृथ्वी के अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटलीय चट्टानों में कंप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को फोल्ड्स या वलन कहा जाता है। और ऊपर उठे भाग को एंटीक्लाइंस या अपनति कहते हैं और नीचे धंसे भाग को अभिनति या सिनक्लाइंस कहते हैं। तो ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से पृथ्वी जो है उसमें कुछ फोल्ड्स पड़ जाते हैं, लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिसको हम फोल्ड्स बोलते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीक्लाइन या सिनक्लाइन। ऊपर की तरफ जो मुड़े हुए होते हैं, उठे हुए होते हैं, उनको एंटीक्लाइन बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं सिनक्लाइंस। जैसे ये एक डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर की तरफ फोल्ड है उसको नाम दिया गया है एंटीक्लाइन, और जो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है उसका नाम दिया गया है सिनक्लाइन। तो ओरोजेनेटिक जो मूवमेंट है उसमें हमने दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्क करते हैं, जिसमें हमने देखे कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस। तो कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से हमने देखा दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, वार्पिंग या फोल्डिंग, जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और जो टेंशनल फोर्सेस है उसकी वजह से क्या बनते हैं, फॉल्ट्स, फ्रैक्चर्स एंड क्रैक्स। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि टेंशनल फोर्सेस की वजह से फॉल्ट्स बनते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉल्ट या भ्रंश क्या है? तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण, तनाव मूलक संचलन मतलब टेंशनल फोर्सेस की वजह से उसकी इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो उसके कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। तो जब टेंशनल फोर्सेस काम करते हैं, आपस में खिंचाव जब पैदा होता है तो भ्रंश बनता है या फॉल्ट्स बनते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टान में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं। तो टेंशनल फोर्सेस की वेलोसिटी या उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से क्रैक्स पड़ेंगे या फ्रैक्चर्स होंगे या फॉल्ट्स होंगे। उसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जो टेंशनल फोर्सेस है उसकी वजह से एक स्थलाकृति, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति बनती है, रिफ्ट वैली। तो भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। और ये कैसे बनती है? जब किसी स्थान पर दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो उसे रिफ्ट घाटी या ग्रेबन कहते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है राइन नदी की जो रिफ्ट घाटी है, वो एक प्रमुख रिफ्ट घाटी या ग्रेबन है जो कि बसेल तथा बिंजेन नगरों या जर्मनी के दो नगर हैं उनके बीच 320 किलोमीटर की लंबाई तथा 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। तो
इतना इफ़ेक्ट होता है टेंशनल फोर्सेस का जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आते हैं, उनकी वजह से इतनी गहरी और लंबी रिफ्ट वैलीज बनती हैं। और एक और एग्जाम्पल है एशिया का मृत सागर या डेड सी, रिफ्ट घाटी का उस ही एक एग्जाम्पल है। फिर आपने अफ्रीका में भी एक रिफ्ट वैली देखी, मैप में देखना आप, एक रिफ्ट वैली रेड कलर से दिखाई गई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। तो ये हमने पढ़ा आज ओरोजेनेटिक फोर्सेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने देखा कि ओरोजेनेटिक फोर्सेस है उसमें मेनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काम करते हैं, और वो भी दो प्रकार के होते हैं, कंप्रेशनल फोर्स एंड टेंशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से जो आमने सामने जो फोर्सेस काम करते हैं उनकी वजह से हमने देखे दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वार्पिंग एंड फोल्डिंग, जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। और जो टेंशनल फोर्सेस है उसकी वजह से फॉल्स, क्रैक्स या फ्रैक्चर्स बनते हैं। और फॉल्स का हमने एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखा रिफ्ट वैली, जिसके हमने कई एग्जांपल आपको बताएं, तो आप उसको मैप में ज़रूर देखिएगा। और आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।